Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी में खूब व्यस्त हैं. मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की ही कर रहे हैं, करते रहिएगा, बहुत बढ़िया है. 4 तारीख को आपका पेपर है, सेकंड मीटिंग में पेपर है. आज है 1 तारीख, 1 जून आज है. जितना ज़्यादा हो सके 125 प्रश्नों पर रिवीजन कर लीजिए मित्रों, और अपने सिलेबस को एक बार रिकॉल कर लीजिए. अपने सिलेबस को जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने का प्रयास कर लीजिए. आज आपके सिलेबस के अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, जहाँ से समसामयिक कलाकार, उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं मूर्तिकारों के साथ कार्टूनिस्ट का. तो कार्टूनिस्ट में कुछ खास नाम जो अगली बार परीक्षा में पूछे गए थे उनको दोहराने का प्रयास करेंगे, और साथ में 125 प्रश्नों का अभ्यास भी रखेंगे. क्लास को थोड़ा पेन और पेपर के साथ देखिएगा, साथ में OMR शीट भी रखिएगा, क्योंकि इस टाइम जितना ज़्यादा हो सके OMR शीट भर लो, ज़्यादा मज़ा आएगा. परीक्षा हाल में OMR ही आपको भरना है. OMR भरने में अक्सर गलतियाँ होती हैं लोगों से, तो वो गलती आपके साथ ना हो परीक्षा हाल में, इसलिए हम चाहते हैं आप भी OMR अपने साथ रखें. आइए क्लास पे चलते हैं. 1926 से 2012 तक इनका टाइम पीरियड रहा है. बाल ठाकरे का जो पूरा नाम होता है बाल केशव ठाकरे था. ये वही मुंबई राजघराने से बिलोंग करते हैं. आज की डेट का राजघराना कहा जा सकता है, जो मातोश्री इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, बाल ठाकरे साहब के द्वारा. बाल ठाकरे साहब के ही परिवार से हैं मातोश्री के सभी महानुभाव. बाल ठाकरे का जन्म 1926 में महाराष्ट्र में हुआ था. बाल ठाकरे महाराष्ट्र के एक ऐसे प्रसिद्ध राजनेता थे और वो शिवसेना नाम से एक हिंदू राष्ट्रवादी दल के संस्थापक भी थे. बाल ठाकरे मराठी भाषा में सामना नामक समाचार पत्र महाराष्ट्र से निकाला करते थे. तो सामना नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में निकलता था? मराठी भाषा में निकलता था. इसको दिशा देने का काम या इसको निकालने का काम किसका रहा? बाल ठाकरे साहब का रहा. बाल ठाकरे अपना जीवन सफ़र एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किए थे. याद रखिएगा, स्टार्टिंग टाइम एज अ कार्टूनिस्ट रहा है. आजीविका हेतु बाल ठाकरे ने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था, प्रारंभ किया था. बाल ठाकरे ने बाद में प्रेस की नौकरी से त्यागपत्र देकर के अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत भी किए थे. बाल ठाकरे के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर के फिल्म निर्माता स्वप्ना पाटेकर ने अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी फिल्म बालकडू का निर्माण भी किया था. एक बार ये बालकडू क्वेश्चंस में बना है. बालकडू फिल्म किसके जीवनी पे आधारित है? बाल ठाकरे की जीवनी पे आधारित है. निर्देशक कौन रहा इसका? अतुल कार्ले के निर्देशन में 2015 में ये फिल्म आई है. किस भाषा की फिल्म है? मराठी भाषा में फिल्म रही है. बालकडू फिल्म में बाल ठाकरे का रोल किसने अदा किया था? तो बाल ठाकरे साहब का रोल जो अदा किया गया वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के द्वारा किया गया है, इन्होंने फरमाया था. और अमृता राव ने उनकी पत्नी मीना ठाकरे का रोल किया था. मीना ठाकरे का रोल अमृता राव ने किया था. बाल ठाकरे की मृत्यु 1912 में मुंबई में ही होती है, यानी 1929 ने 2012 2012 में बाल ठाकरे साहब दिवंगत हुए. तो इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते थे एज अ कार्टूनिस्ट, एज अ राजनेता, एक बार क्वेश्चंस बना है, और एक बार ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला प्रसंग पूछा गया है कि बालकडू जो फिल्म है उसमें बाल ठाकरे साहब का रोल किसने अदा किया था. और निर्देशन भी याद रखिएगा. जन्म और मृत्यु आपने देखी रखी है. सामना नामक समाचार पत्र भी निकाला करते थे, उसको भी याद रखिएगा, मराठी भाषा में ही निकलता था. तो बाल ठाकरे साहब से लगभग इन्हीं तथ्यों में अभी तक क्वेश्चंस बने.
आगे चलें, मारियो मिरांडा 1926, 1926 से 2011 का इनका टाइम पीरियड होता है। मारियो मिरांडा का जन्म 1926 में दमन में हुआ था, दमन दीव वाला दमन। मारियो मिरांडा का पूरा नाम मारियो डी मिरांडा है। मारियो मिरांडा एक व्यंग चित्रकार, कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। मारियो मिरांडा की शुरुआती शिक्षा जो है बेंगलुरु में संपन्न हुई है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटका, बेंगलुरु। मारियो मिरांडा की पत्नी का नाम हबीबी मिरांडा है, हबीबी मिरांडा है। कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा के व्यंग चित्र सर्वप्रथम इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुए। तो सबसे पहले इनकी व्यंग रचना कहाँ छपी? इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में छपी है। मारियो मिरांडा के जीवन पर आधारित मारियो मिरांडा के जीवन पर आधारित आत्मकथा पुस्तक है लाइफ ऑफ मारियो। ये लाइफ ऑफ मारियो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। याद रखिएगा, जब बहुत जटिल क्वेश्चंस पूछने की प्रथा आती है तो फिर वो साहित्य की तरफ भी ले जाती है। तो मारियो मिरांडा की ऑटोबायोग्राफी लाइफ ऑफ मारियो है। मारियो मिरांडा के कार्टून कार्य का चित्रण सपाट रहा है और मारियो मिरांडा गोवा से संबंधित कलाकार रहे। भारत सरकार ने 1988 में मारियो मिरांडा को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। चौथा महत्वपूर्ण सम्मान होता है कब? 1988 में। वर्ष 2003 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से मारियो मिरांडा सम्मानित किए जा चुके हैं। मारियो मिरांडा ने मुंबई में कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ रह करके टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी काम किया है। मारियो मिरांडा का जन्म तो दमन में हुआ था, लेकिन मारियो मिरांडा की मृत्यु 2011 में गोवा में हुई थी। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। 2011 में दिवंगत हुए हैं और 2012 में इनको पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा, पद्म भूषण 2003 में मिला है और पद्म विभूषण इन्हें 2012 में मिला है, यानी मरणोपरांत मिला है। ये क्वेश्चंस रहा है। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें इनका पूरा नाम बन सकता है और कार्टून कार्य की चित्रण शैली इनकी कैसी रही है? तो सपाट रही है। इनसे जो और क्वेश्चंस बन सकता है, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। हबीबी मिरांडा कौन है? इनकी वाइफ है। और इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया में इनका सबसे पहला व्यंग चित्र छपा था। ये बात भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आर.के. लक्ष्मण साहब के बारे में देखते हैं। 1921 से 2015। आर.के. लक्ष्मण का जन्म 1921 में मैसूर, कर्नाटका में हुआ था। आर.के. लक्ष्मण का जो पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण है। आर.के. लक्ष्मण को व्यंग कलाकार यानी कार्टूनिस्ट के रूप में जाना जाता है। आर.के. लक्ष्मण के भाई प्रसिद्ध उपन्यासकार आर.के. नारायणन साहब हैं। आर.के. नारायणन हैं। आर.के. लक्ष्मण को द कॉमन मैन नामक रचना, कौन सी रचना? द कॉमन मैन नामक रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सेंड इट के लिए भी जाना जाता है। यू सेंड इट द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपता है और द कॉमन मैन रचना। ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट का संबंध द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से रहा है। इस पे स्टार लगा लीजिएगा। आर.के. लक्ष्मण की पत्नी कमला जो एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी रही हैं, ये भी लोक कला है। तो कमला इनकी वाइफ है। कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को उनकी प्रसिद्ध रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। द कॉमन मैन के लिए ख्याति लब्ध है। और आगे चलें तो कहा जा रहा है आर.के. लक्ष्मण के व्यंग चित्रों पर ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सर डेविड लॉ का प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा? डेविड लॉ का प्रभाव पड़ा है। मुंबई की पत्रिका द फ्री प्रेस में कार्य करने में आर.के. लक्ष्मण के सहयोगी
बाल ठाकरे साहब रहे, वही बाल ठाकरे जिनका बाल केशव ठाकरे पूरा नाम होता है। भारतीय व्यंग चित्रकार आर के लक्ष्मण को दिल्ली का चित्तकबरा मुरली वाला कलाकार के नाम से जाना जाता है। चित्तकबरा मुरली वाला कलाकार किसका उपनाम है? तो बाल ठाकरे साहब का उपनाम है। बाल ठाकरे, अरे आर के लक्ष्मण साहब का उपनाम है। आर के लक्ष्मण के प्रसिद्ध व्यंग चित्र स्वराज हैं, द स्ट्रैंड है, पेंचू है, टिटविट्स है, वाइड वर्ल्ड है, इन सब में प्रकाशित भी हुए हैं। आर के लक्ष्मण की जो आत्मकथा है इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, द टनल ऑफ टाइम। आर के लक्ष्मण की जो आत्मकथा है द टनल ऑफ टाइम है मित्रों। क्या है द टनल ऑफ टाइम? सन 1984 ईस्वी में आर के लक्ष्मण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में आर के लक्ष्मण को पद्म भूषण से भी विभूषित करने का काम किया है। 1973 आर के लक्ष्मण पद्म भूषण। भारत सरकार ने आर के लक्ष्मण को वर्ष 2005 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। यह दूसरा बड़ा सम्मान होता है। आर के लक्ष्मण की मृत्यु 2015 पुणे महाराष्ट्र में हुई है। 2015 में पुणे महाराष्ट्र में अंतिम सांस लेते हैं। आर के लक्ष्मण के प्रसिद्ध व्यंग चित्र की अगर हम बात करें, व्यंग चित्र द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज है, द मैसेंजर है, सर्वेंट ऑफ इंडिया है। ये तीनों व्यंग रचनाएं हैं जो आर के लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई हैं। इनसे जो अब तक क्वेश्चंस बने हैं ये द टनल ऑफ टाइम के लिए यानी इनकी आत्मकथा के लिए एक बार बना है, द कॉमन मैन के लिए एक बार क्वेश्चंस बना है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो एज अ कार्टूनिस्ट काम किए हैं इसके लिए क्वेश्चंस बना है। याद रखिएगा, राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इनका पूरा नाम होता है, तो नाम से भी क्वेश्चंस बनेगा, इसको भी सहेजते हुए चलिएगा। बाकी द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज हो सकता है इस बार व्यंग रचना पहुंची जाए। ठीक है, और आगे चलें। आबिद सुरती 1935। आबिद सुरती का जन्म 1935 में जिला अमरेली गुजरात में हुआ था। आबिद सुरती मुंबई से संबंधित कलाकार हैं। आबिद सुरती व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आबिद सुरती ने चित्रकला का अध्ययन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किया था। कहाँ से पढ़ाई की? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से की है। कार्टूनिस्ट आबिद सुरती ने प्रसिद्ध कार्टून पात्र डब्बू जी का चित्रण भी किया है। डब्बू जी की रचना किसने बनाई है? तो आबिद सुरती ने ही बनाई है। देश के पहले सुपर हीरो कार्मिक क्लैस्टर का चित्रण कार्टूनिस्ट आबिद सुरती ने ही किया है। आबिद सुरती को फादर ऑफ सुपर कॉर्मिक कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कॉर्मिक कहा जाता है। आबिद सुरती की प्रसिद्ध पुस्तक काली किताब यानी ब्लैक बुक विशेष उल्लेखनीय रही है। तो ब्लैक बुक भी इनकी अच्छी रचनाओं में शुमार है। आबिद सुरती की पुस्तक काली किताब का कार्टून पात्र डब्बू जी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। आबिद सुरती व्यंग चित्रकार के अलावा कहानीकार हैं। कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार हैं और चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें, तीसरी आंख है, आतंकित है और दूसरी बीवी है, ये सारी रचनाएं हैं। उपन्यास मुसलमान, काली किताब, आदमी और चूल्हे, काले गुलाब और गुलमोहर जैसे प्रसिद्ध चित्र, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके उपन्यास हैं, ये हैं। किसके द्वारा लिखी गई? आबिद सुरती के द्वारा। आबिद सुरती
का एक नाटक भी बहुत फेमस है, नारी परीक्षा। तो नारी परीक्षा नाटक के लिए भी आबिद सुरती का नाम आता है। बाकी ब्लैक बुक के लिए इनको आप जानते ही हैं, फादर ऑफ सुपर कॉस्मिक भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। आप ये भी जान रहे हैं तो ये कार्मिक कैरेक्टर का भी चित्रण इन्होंने किया है जो सुपर हीरो हैं। और उपन्यास में मुसलमान, काली किताब, आदमी और चूल्हे, काले गुलाब, गुलमोहर, ये सब दृश्य भी आप याद रखिएगा एज अ उपन्यास के रूप में। राइटर का नाम आबिद सुरती ही होगा। और आगे चला जाए, शेखर गुरेरा का नाम हम लोग पढ़ेंगे। शेखर गुरेरा 1965 1965। शेखर गुरेरा का जन्म 1965 में पंजाब, भारत में हुआ था। शेखर गुरेरा ने आरंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय से स्नातक करके पूरी की थी। वीर प्रताप समाचार पत्र 1973 में शेखर गुरेरा का पहला कार्टून चित्र छपा था, प्रकाशित हुआ था। शेखर गुरेरा ने अपने व्यंग चित्रकला जीवन की जो शुरुआत है 1984 में की थी। शेखर गुरेरा ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई है। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा को वर्ष 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। शेखर गुरेरा ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध पर आधारित भी चित्र श्रृंखला बना चुके हैं। शेखर गुरेरा के अधिकांश चित्र द पायनियर, मैक्सिमम चित्र कहाँ, द पायनियर, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, हिंद समाचार आदि समाचार पत्रों में भी छपे हैं, प्रकाशित हुए हैं। 1989 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा बेहतरीन कार्टून के लिए भी इनको सम्मान मिल चुका है। तो पंजाब के शेखर गुरेरा जो पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी करते हैं, बहुत फेमस और बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट बनते हैं। इनसे कई समाचार पत्रों में आप इनकी चित्र श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण आधार पर आधारित भी श्रृंखला बना चुके हैं शेखर गुरेरा जी। क्वेश्चंस बनेगा तो आप सब सॉल्व करने की चेष्टा रखिएगा मित्रों। क्वेश्चंस घुमाने का प्रयास ज़रूर करेगा, क्योंकि इस बार टाइम ज़्यादा मिला है लोगों को पढ़ने का। और आगे चलें, सुनील दास के बारे में देखते हैं। 1939 से 2015 का टाइम पीरियड होता है। सुनील दास का जन्म 1936 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। सुनील दास की कला अभिव्यंजनावाद से प्रभावित रही है। समकालीन चित्रकार सुनील दास घोड़े के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, घोड़े रचना के लिए जाने जाते हैं। घोड़े रचना के लिए कलाकार और बहुत जाना जाता है। बार बार एक शब्द दोहराता था, मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। वो मकबूल फिदा हुसैन है, MF हुसैन। ये सुनील दास की भी घोड़े चित्रण बहुत फेमस है। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बुल सीरीज है, वृषु श्रृंखला है। इनका चित्रण सुनील दास के द्वारा किया गया। सुनील दास ग्राफिक कला का अध्ययन करने के लिए एटेलियर 17 पेरिस गए थे। एटेलियर 17 पेरिस भी गए थे। सुनील दास ने ग्राफिक कला का प्रशिक्षण कृष्णा रेड्डी और SW हैटर के सानिध्य में रह करके प्राप्त किया है। सुनील दास प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्हें कलकत्ता सरकार ने श्रोमणी कला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। प्रसिद्ध कलाकार सुनील दास को बैल और घोड़ों के चित्र के लिए खूब ज़्यादा ख्याति मिली हुई है, जाना जाता है। सुनील दास अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं।
1959 में सुनील दास के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। सुनील दास ने ललित कला डिप्लोमा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से पूरा किया है मित्रों। सुनील दास सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट समूह, सुनील दास सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट समूह के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। सुनील दास कोलकाता से संबंधित कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सुनील दास का देहांत 2015 में कोलकाता में हो गया था। प्रमुख चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो इनकी बैल श्रृंखला बहुत फेमस है। बुल सीरीज कागज़ पर स्याही माध्यम में मेंटेन की गई है 2000 के आसपास। घोड़े श्रृंखला हॉर्स सीरीज कागज़ पर चारकोल से बनाया गया है सन 2000 के आसपास, बहुत फेमस है। तो कोलकाता में जन्मे और कोलकाता में ही निधन हुआ कलाकार सुनील दास काफ़ी फेमस है। याद रखिएगा, ग्राफिक कला के लिए अटेलियर 17 पेरिस भी गए हैं। रचनाएं फेमस हैं और क्वेश्चंस भी इनसे बनता है। और सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट समूह के संस्थापक सदस्य के रूप में भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो सुनील दास को हल्के में मत लीजिएगा। अब सुनील दास के बाद हम लोग पढ़ेंगे डी देवलालीकर। डी देवलालीकर, देवलालीकर का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार निकट बिडवाल गांव में हुआ था। डी देवलालीकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के धार के निकट बिडवाल गांव में हुआ था। कला की आरंभिक शिक्षा अपने मामा श्री मिंटा बावकर से प्राप्त की। देवलालीकर के प्रयास से ग्वालियर में 1954 में ललित कला संस्थान की स्थापना हुई और इन्हें संस्थापक प्राचार्य बनाया गया था। देवलालीकर को तैलीय रंगों में चित्रण करना ज़्यादा प्रिय रहा है मित्रों, यानी तैलीय विधा में खूब ज़्यादा काम किए हैं। देवलालीकर संवेदनशील और विलक्षण चित्रकार के साथ साथ शिक्षक भी थे। इन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर अधिक चित्रण बनाने का कार्य किया है। सन 1927 में देवलालीकर और तत्कालीन होलकर शासकों के सहयोग से ललित कला संस्थान इंदौर की स्थापना भी की गई थी। ललित कला संस्थान इंदौर के प्रथम अध्यक्ष दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर ही बनते हैं। और डी देवलालीकर साहब का जो निधन है 1978 में होता है। और कहाँ पे होता है? राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होता है। जन्म धार जिला मध्य प्रदेश और मृत्यु दिल्ली 1978। डी देवलालीकर से बहुत से चित्रकारों ने शिक्षा ग्रहण की है, जिसमें M.F. हुसैन का नाम कई बार परीक्षाओं में छपा है। याद रखने का प्रयास करिएगा। तो देवलालीकर से जुड़े हुए प्रश्न आगे और ज़्यादा मिलेंगे। डी देवलालीकर के बाद हम लोग शोभा सिंह को देखते हैं। शोभा सिंह 1901-1986। शोभा सिंह का जन्म 1901 में पंजाब के हरगोविंदपुर गुरदासपुर में हुआ था। पंजाब राज्य में आधुनिक कला आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। शोभा सिंह का मुख्यतः कला केंद्र सिख गुरुओं का जीवन और कार्य रहा है। 1983 ईस्वी में शोभा सिंह को भारत सरकार द्वारा चौथा बड़ा सम्मान पद्मश्री दे दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने शोभा सिंह के जीवन और कार्यों के आधार पर पेंटर ऑफ द पीपल नामक एक फिल्म बनाने का कार्य किया। पेंटर ऑफ द पीपल। सन 2001 में भारत सरकार द्वारा शोभा सिंह के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। बड़ी उपलब्धि है। शोभा सिंह की मृत्यु 1986 चंडीगढ़ में हो गई थी। शोभा सिंह ने ड्राफ्ट्समैन के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी। कुछ खास चित्रों की बात करें, 10 सिख गुरुओं पर आधारित चित्र श्रृंखला है। सोहनी महिवाल है, हीर रांझा है, शहीद भगत सिंह है। ये सब बढ़िया चित्र हैं जो
सुभाष सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। आवाज मोती सर्प की अगर बात करते हैं, आवाज प्रतिमा कौन कौन बनाए हैं, तो MS रंधावा की रचना इन्होंने बनाई है। MS रंधावा के अलावा पृथ्वीराज कपूर साहब की आवाज प्रतिमा बनाई है और अमृत प्रीतम की भी आवाज प्रतिमा, आवाज मूर्ति शिल्प सुभाष सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। इनका निधन जो है 1986 में हुआ है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। जन्म 1901 में पंजाब के हरगोविंदपुर में हुआ, गुरदासपुर में। तो ये सब नाम जो है ए रामचंद्रन नाम से लोकप्रिय चित्रकार का जो पूरा नाम होता है अच्युतन रामचंद्रन नायर है। अच्युतन रामचंद्र नायर किसका पूरा नाम बनता है? ए रामचंद्रन का पूरा नाम बनता है। इनका जो जन्म स्थान है वो केरला राज्य है और आंटिंगल या आंतिंगल कभी कभी लिखा मिलता है, तो वहीं से इनका ताल्लुक होता है। जन्म 1935 के आसपास हुआ है। सन 1960 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लेकर के कला की शिक्षा ली और उसके पश्चात केरल के भित्तीय चित्रों पर शोध का कार्य भी अच्छे ढंग से किया। तो केरल में भित्तीय चित्रों को भी समझने का काम किया गया है। किसके द्वारा? ए रामचंद्रन के द्वारा। और कला की शिक्षा कहां से ली मित्रों? तो शांति निकेतन वीरभूमि से ग्रहण की है। बाल साहित्य चित्रण हेतु जापान से नोमा पुरस्कार भी ये प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर बहुत मॉडरेट पेपर बनेगा तो आपसे पूछ सकता है कि ए रामचंद्रन को जापान से कौन सा पुरस्कार मिला। कहा जाएगा छोटे साहित्यिक रचनाओं के लिए, बाल साहित्यिक चित्रण के लिए इनको नोमा पुरस्कार से नवाजा गया। ए रामचंद्रन मूलतः आकृति मूलक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कैसे कलाकार हैं? आकृति मूलक चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। ए रामचंद्रन की विशाल कलाकृति जो आती है मित्रों, बड़ी वाली रचना आती है ययाति। ययाति चित्र श्रृंखला जो भित्ति पे है और 7 गुणे 60 फीट में है, 7-60, इस समय सबसे श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जानी जाती है। तो उस टाइम का सबसे अच्छी रचना बताई जाती थी ययाति रचना। रामचंद्रन ने पुरा कथा, आदिवासी समुदाय और केरल के भित्ति चित्रों के तत्वों से प्रेरित होकर के चित्रण का कार्य किया है। तो पूछा जाए रामचंद्रन या अच्युतम रामचंद्रन चित्रण का विषय किसको रखते थे, तो आदिवासी समुदाय को चित्रण के विषय में रखे हैं। केरल में जो भित्तीय रचना दीवार पर चित्रकारी मिली है उसके तत्वों को प्रेरणा स्रोत समझने का काम किए हैं और पुरा कथाओं को सुनने के बाद भी रचना उस पर भी बनाए हैं। आगे बढ़ें। आपने त्रिआयामी माध्यम में कांस्य मूर्ति शिल्प भी बनाए। इस क्षेत्र में रामकिंकर वैद्य से अधिक प्रभावित रहे हैं। रामकिंकर वैद्य भी प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं, तो अच्युतम रामचंद्रन उनसे खूब ज्यादा प्रभावित रहे हैं। आपको राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली द्वारा सन 2002 में कला रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है। याद रखिएगा 2002 में आपको कौन सा सम्मान मिला? कला रत्न मिला। और 2003 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी इनको प्राप्त होता है। राजा रवि वर्मा केरला सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु, भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु 2005 में आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान है भारत देश का। चौथा है पद्मश्री, दूसरा है पद्म विभूषण और पहला है भारत रत्न। तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी 2005 में मिला है। इनकी जो खास खास रचनाएं हैं, सुप्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, जैसे काली पूजा हो गया, मशीन रचना हो गई, एनकाउंटर रचना हो गई, एंड ऑफ यादवाज सीरीज हो गई, एंड ऑफ यादवाज सीरीज हो गई, जयाति चित्र श्रृंखला हो गया, उर्वशी रचना हो गया, पुरवास एंड लोटस पॉन्ड रचना भी अच्छी रचनाओं में शुमार है, जो अच्युतम रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ खास तथ्य थे
अच्युतम रामचंद्रन से, जिनमें इनकी ययाति रचना बहुत पूछी जाती है। लंबाई चौड़ाई याद रखिएगा, 7:60 का रेशियो है। यह आकृति मूलक चित्रकार हैं। इनकी रचनाओं में पूर्वाज एंड लोटस फेमस है, ययाति चित्र श्रृंखला फेमस है, उर्वशी और इसके साथ एनकाउंटर रचना भी काफी प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। आगे चला जाएगा, अगला कलाकार माधव सातवेलकर को हम लोग समझेंगे। माधव सातवेलकर, इनका जन्म 1915 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। माधव सातवेलकर ने पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति का भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण का कार्य किया। तो पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति का भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण करने का काम किसका रहा? माधव सातवेलकर का रहा है। अगर इनकी कला शिक्षा देखी जाए तो कला की शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ग्रहण की है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में लोकेटेड है। यूरोप प्रवास के दौरान लंदन के स्लैड स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1 वर्ष तक अध्ययन का कार्य भी किया है। स्लैड स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1 वर्ष तक अध्ययन का कार्य किसने किया? माधव सातवेलकर ने किया है। यूरोप तथा अफ्रीका की यात्रा से इनकी कला में पर्याप्त निखार आया है और अफ्रीकी जीवन पर आधारित इनके चित्र बड़े ही आकर्षक बताए जाते हैं। आपने आरंभिक चित्रों में जल रंग का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया है। माधव सातवेलकर की कला पर वैन गॉग, देंगा, हेनरी मूर, इन सब का प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता के कलाकार रहे हैं, तो पाश्चात्य कलाकार का ही प्रभाव पड़ेगा, जिसमें वैन गॉग का नाम, देंगा का नाम और हेनरी मूर का नाम प्रमुखता से लिखा मिल रहा है। 1954 ईस्वी में आपने बंबई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की तथा 1962 और 1968 में यहीं पर चेयरमैन भी रहे हैं। 1954 में बॉम्बे आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की और 62 और 68 में यहां पे चेयरमैन के पद पे भी सुशोभित रहे। माधव सातवेलकर की जंजीबार, केन्या पर्वत, किलिमंजारो पर्वत और रायपन प्रपात के दृश्य बहुत सुंदर बताए जाते हैं, बहुत बड़े बताए जाते हैं। तो केन्या पर्वत का दृश्य है, किलिमंजारो पर्वत का दृश्य है, जंजीबार का दृश्य है, जिसे बहुत अच्छे ढंग से माधव सातवेलकर ने बनाया है। कुछ और खास चित्रों की अगर बात करते हैं तो ये पाश्चात्य कलाकारों से प्रेरित रहे हैं। तो इनमें प्रमुख चित्रों में युगांडा की स्त्रियां बहुत अच्छे दृश्य में आती हैं। रास्ते में नारी मिलन का दृश्य भी इन्होंने बनाया है। अफ्रीकी बाजार का दृश्य भी दर्शाया है। बेल्जियम कांगो की स्त्रियां भी बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है और टोकरी वालिया का दृश्य भी बहुत अच्छे ढंग से माधव सातवेलकर ने बनाया है। तो माधव सातवेलकर से जो क्वेश्चंस बन सकता है, पहला तो यही कि बॉम्बे आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई। किसके द्वारा की गई? माधव सातवेलकर ने की। माधव सातवेलकर के कला जीवन पे किसका प्रभाव पड़ा है? जब प्रभाव का नाम आएगा तो वैन गॉग, देंगा और हेनरी मूर का नाम आप लोग लगाइएगा। पूछा जाए कला की शिक्षा माधव सातवेलकर ने कहां ग्रहण की, तो आपको बार बार कहना होगा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से ग्रहण किया। 2006 में ये दिवंगत भी हो गए हैं। 2006 में इनका शरीर शांत हो गया है। यह भी बात याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला एक और नाम भूरी सिंह शेखावत साहब को देखेंगे। भूरी सिंह शेखावत का जन्म 1914 में बीकानेर राजस्थान के धौंधलिया ग्राम के मध्यम वर्गीय राजपूत कुल में हुआ था। शेखावत की प्रारंभिक शिक्षा पिलानी में हुई है। बिड़ला परिवार से छात्रवृत्ति मिलने पे भूरी सिंह शेखावत ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला की उच्च शिक्षा ग्रहण की। हायर एजुकेशन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से किया है। सन 1937 ईस्वी में जीवन पर्यंत इन्होंने पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला अध्यापन का कार्य भी किया। जहां से पढ़े वहीं पर एज अ आर्ट टीचर के रूप में कार्य भी किए। भूरी सिंह ने आर्ट क्लब की स्थापना करके बहुत से चित्रकारों को चित्रकला का ज्ञान भी दिया है। तो आर्ट क्लब एस्टेब्लिश करने में भूरी सिंह शेखावत का नाम भी रहा और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने
ये आर्ट क्लब स्टेब्लिश किया, वो उद्देश्य की पूर्ति भी हुई। भूरी सिंह शेखावत के प्रमुख शिष्यों में कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है, कुंवर संग्राम सिंह का नाम आता है, रामनिवास वर्मा का नाम आएगा, गंगा प्रसाद शारदा का नाम आएगा, केशव देव का नाम है, आर.डी. पारिक का नाम है और मतूराम वर्मा जैसे अच्छे चित्रकार इनके शिष्यों में शुमार हैं। आगे चले तो आगे कहा जा रहा है भूरी सिंह शेखावत ने अपने यथार्थवादी चित्रों में राजस्थान के जनजीवन की दैनंदनीय गतिविधियों का चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया है। भूरी सिंह शेखावत जी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे। भूरी सिंह शेखावत जी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे और उनके अनुयायी भी रहे, उनके अनुयायी भी रहे। आपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नवत विभूतियों का चित्रण किया है, जिसमें सबसे पहला नाम बापू का आएगा यानी गांधी जी का नाम आएगा, दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष का आ रहा है, तीसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आ रहा है, चौथा नाम आसफ अली का आ रहा है, पांचवा नाम बिड़ला जी का आ रहा है, छठवां नाम गांधी जी के औरस पुत्र पांचवें पुत्र जमला लाल बजाज का नाम आ रहा है, छठवां नाम बलदेव प्रसाद बजाज का आ रहा है और सातवां नाम CF एंड्रूज का भी आ रहा है। उसके साथ माउंट बेटन का दृश्य इन्होंने बनाया है, डॉक्टर राधा कृष्णन का दृश्य भी इन्होंने अच्छे ढंग से उकेरा है। किसने? भूरी सिंह शेखावत ने। और आगे चले तो आगे कहा जा रहा है सन 1939 ईस्वी में, सन 1939 में भूरी सिंह शेखावत को 1 माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य भी मिला। बापू का मतलब यहां पे मोहनदास करमचंद गांधी जी से है। तो 1939 में भूरी सिंह शेखावत जी 1 माह तक बापू के साथ रहे। भूरी सिंह शेखावत ने बापू के दैनिक जीवन के नाना रेखांकित चित्र बनाने का काम किया, यानी बहुत से प्रकार के भित्तीय रचना बनाए, लेकिन वो रेखाओं को दर्शाने का काम किया। रेखा चित्र जिसे आज के डेट में स्केच कहा जाता है, वो मेंटेन किया। भूरी सिंह शेखावत के चित्रों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। किसके? भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की आत्मा बोलती है। यह कथन किसका है? यह भूरी सिंह शेखावत के लिए कहा था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। और आगे चले, आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के तत्कालीन प्राध्यापक सर चार्ल्स ऑर्ड जिराई के निर्देशन में फ्रेस्को म्यूरल टेक्निक का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। फ्रेस्को म्यूरल तकनीकी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। भूरी शेखावत ने फ्रेस्को म्यूरल तकनीकी के द्वारा दिल्ली, मथुरा, पटना के बिड़ला मंदिर की दीवार को सुशोभित करने का काम भी किया है। 1996 में लगभग 5 वर्ष तक रक्त कैंसर से पीड़ित रहने के उपरांत इनका निधन हो गया था। किसका? भूरी सिंह शेखावत साहब का। भूरी सिंह शेखावत के प्रसिद्ध चित्र की अगर बात करते हैं, आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध यानी बूढ़ा बुनकर, राजपूत व्यक्ति किसान, छुरी चलाते लुहार, चरखा काटती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नर नारी, सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती हुई महिला और जुलाहा का दृश्य अच्छे दृश्यों में शुमार है, जो भूरी सिंह शेखावत के द्वारा बनाया गया दृश्य है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या होती है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा होती है। ये दोनों की दोनों कहाँ निवास करती हैं? यूपी में। खेल और मनोरंजन जगत में भी उत्तर प्रदेश के अनेक हस्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के कुछ खास ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का विवरण हम नीचे देख रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर जिला में पड़ता है। इसके लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था।
एक बार परीक्षा में क्वेश्चंस बना है किस वंश में, तो इक्ष्वाकु वंशी है। बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है, पिता का नाम शुद्धोदन रहा है। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ। वर्तमान लुम्बिनी कहाँ पे है, कपिलवस्तु। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी रही। बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी माता महामाया का निधन हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल होता है। ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। इन्होंने 29 की आयु में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया यानी गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहाँ सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। तो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने का स्थान कौन सा है, गया जी है। कौन सा डेट होता है, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है। आयु क्या होती है, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। और कितने वर्ष की आयु में ये घर छोड़े थे, तो 29 की आयु में ये घर छोड़े थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया, ये क्वेश्चंस खूब पूछा गया टीजीटी में। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्नम में दिया, या फिर मृगदाव भी कभी कभी नाम लिखा मिलता है। तो ऋषिपत्नम, सारनाथ या फिर मृगदाव में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। इसे उपदेश देने का जो क्रम है, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण यानी अंतिम अवस्था, मृत्यु। आगे चलें, बुद्ध के बाद बाणभट्ट की बात कर लेते हैं। बाणभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास प्रिंतिकुंटा यानी सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर होता है, वहीं पे हुआ था, जो हिरण्यबाहु नदी के तट पर लोकेटेड है। हिरण्यबाहु नदी के किनारे बाणभट्ट का जन्म हुआ है। यह पुष्यभूति वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि और विद्वान के रूप में बाणभट्ट का नाम जुड़ा हुआ है। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित्र रचना कौन सी लिखी, कादंबरी लिखी और हर्षचरित्र ग्रंथों की रचना की है। ये दोनों ग्रंथ तत्कालीन भारत की जानकारी देते हैं और ये दोनों ग्रंथ समकालीन इतिहास जानने के लिए भी खास है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बाणभट्ट के बाद हम लोग निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। निजामुद्दीन औलिया ये एक महान चिश्ती सूफी संत थे। इस पे स्टार लगाइएगा। कैसे संत, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए सूफी संत। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य रहे हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था और 1325 में ये दिवंगत हो गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या है, बाबा फरीद है। कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, चिश्ती संप्रदाय से। कैसे संत हैं, सूफी संत हैं। अब निजामुद्दीन औलिया के बाद हम लोग जियाउद्दीन बरनी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जियाउद्दीन बरनी सल्तनत कालीन इतिहासकार है। बरनी बुलंदशहर जिले के वारन नामक स्थान का ये निवासी रहा है। ये मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के दरबार में रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है फतवा ए जहांदारी। सल्तनत कालीन प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाती है फतवा ए जहांदारी में। इनकी एक अन्य रचना भी है तारीख फिरोज शाही। इसमें 1265 से 1358 तक के सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें तारीख फिरोज शाही में। और आगे चला जाए, टोडरमल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। पहले ये शेरशाह सूरी की सेवा में रहते थे, बाद में मुगलों की सेवा में भी टोडरमल रहे। अकबर के शासनकाल में इनके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप और दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था भी शुरू की गई थी। अकबर के शासनकाल में ये एक योग्य वित्त मंत्री और सैन्य संचालक भी रहे हैं। इसके बाद
और आगे चला जाए, भारत का तोता ए हिंद को पढ़ लिया जाए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली यानी कासगंज में हुआ था। वह फारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने तूत ए हिंद यानी भारतीय तोता भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का फादर कौन है, तो आपको अमीर खुसरो के साथ जोड़ना पड़ता है। इन्हें ख्याल गायकी और कव्वाली का जनक भी माना जाता है। ख्याल गायकी और कव्वाली के फादर कौन रहे, अमीर खुसरो रहे। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्होंने 8 सुल्तान का शासन देखा था। कितने, टोटल 8। इनकी प्रमुख रचना में नूह सिपेहर है, तुगलक नामा है, खजाइल उल फुतूह है, किराशन दौन है, उसके साथ माफिला उत फुतूह है, देवर रानी है और खिज्र खां है। ये सब बहुत खास खास रचनाएं हैं जो इनके द्वारा मेंटेन की गई। और आगे चलेंगे, बीरबल के बारे में समझेंगे। इनका जन्म कहां पे हुआ, जिला जालौन, स्थान कालपी में। 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम महेशदास था। किसका, बीरबल का। अकबर के दरबारी कलाकारों में जाने जाते हैं। सम्राट अकबर ने इन्हें अपने नौरत्नों में शामिल किया था। वह दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होता है। सम्राट ने इन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की, यानी अकबर ने इन्हें कविराज का उपाधि दिया। 1586 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और आगे चलें तो समकालीन नामों में शेख फैजी का नाम जुड़ता है। इनका जन्म 1547 में आगरा में हुआ था। ये अकबर जो है आगरा के स्थान पे अकबर के शासनकाल में एक श्रेष्ठ कवि और विद्वान के रूप में अपनी सेवा दिए हैं। ये एक इतिहासविद हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, चिकित्सक भी रहे हैं। कौन, शेख फैजी। 1595 में इनका निधन हो जाता है शेख फैजी साहब का। शेख फैजी के बाद हम लोग अबुल फजल के बारे में समझेंगे। अबुल फजल 1550 में आगरा में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शेख मुबारक और शेख फैजी इनके छोटे भाई थे। इनकी योग्यता के कारण ही अकबर ने इन्हें अपनी सलाहकार के रूप में बनाया था। इन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व भी किया था। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। 1602 में दक्षिणी अभियान से वापस लौटते समय जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी थी। और आगे चलें, स्वामीनारायण की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला स्वामीनारायण संप्रदाय। इसके संस्थापक सहजानंद स्वामीनारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 को छपिया, गोंडा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता हरिप्रसाद और भक्ति देवी, इनका नाम जो है घनश्याम रखा था। यह नीलकंठ वर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुए, नीलकंठा वर्णी। इन्होंने हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी मानसिक कुरीतियों पे ज़्यादा बल दिया है। आज इनका संप्रदाय गोंडा में, छपिया में ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में प्रमुखता से फैला हुआ है। मिर्ज़ा गालिब की अगर बात करते हैं तो मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में जन्मे मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी के महान शायर के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें उर्दू भाषा का महानतम शायर भी कहा जाता है और इन्होंने उर्दू गज़लों के लिए जाना जाता है। ये बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन, मिर्ज़ा गालिब। उर्दू के अन्य प्रमुख शायरों में जोश मलिहाबादी का नाम आता है, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1898 को मलिहाबाद में हुआ था। जिगर मुरादाबादी का नाम आता है, जिनका जन्म जो है 6 अप्रैल 1989 को हुआ मुरादाबाद में। आदि कुछ खास खास कलाकार हैं जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। और आगे चलें तो जयशंकर प्रसाद साहब के बारे में देखेंगे। इनका जन्म जो है 1890 में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में ख्यातिलब्ध हैं। इन्हें हिंदी के छायावादी युग में 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी हैं, जिनके
लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुए थे। कंकाल, इरावती, तितली और ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं की रचना है। उर्वशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की है और शाकोच्छवास, प्रेमराज, सज्जन, कल्याणी, छाया, परिणय, करुणालय, जन्मेजय, कन्नाग यज्ञ इनकी प्रमुख रचनाओं में शुमार है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद के कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। इन्हें युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है। और आगे चला जाए, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आएगा। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ में हुआ था। इसके बाल्यकाल का जो नाम है केदारनाथ पांडे था। गोवर्धन पांडे पिता और कुलवंती देवी माता के ज्येष्ठ पुत्र राहुल सांस्कृत्यायन को हिंदी साहित्य यात्रा का फादर माना जाता है। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों में सिंह सेनापति है, वोल्गा से गंगा है, कैनेला की कथा है, भागो नहीं, दुनिया की बदलो, मधुर स्वर, विस्मृत यात्रा और विदोदाशक, कार्ल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्नार्थ, विश्व की रूपरेखा। ये कुछ खास रचनाएं हैं जो इनके द्वारा मेंटेन की गई। और आगे चला जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछा जाएगा। तो निराला साहब का जन्म 1899 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। इन्हें प्रगतिवादी कवि भी कहा जाता है। इनके पिता पंडित राम शाह तिवारी राज्य के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला नामक गांव के निवासी रहे हैं। कौन? राम शाह तिवारी जी। सूर्यनारायण त्रिपाठी निराला भी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कहानियां, उपन्यासकार और निबंधों की रचना की है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसी, चतुर चमार, शम्य, मतवाला, माधुरी, जन्मभूमि, जूही की किली, अनामिका, परिमल, गर्तिका, कुकुरमुत्ता, अरुणिमा, वेला, अर्चना, संध्या, कंकाली, निरूपम, प्रभावती, अप्सरा, कुल्ली, भाट इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है, प्रमुख कृतियों में से एक है। बात सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। वर्ष 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला बनती हैं। इनके 2 कविता संग्रह, 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से लोकप्रिय है झांसी की रानी कविता, मेरा नया बचपन, जलियांवाला बाग में वसंत, कोयल, पानी और धूप, वीरों का कैसा हो बसंत, मधुमय प्याली, नीम, कलह, कारण, भ्रम, चिंता आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक रही है। और आगे चला जाए तो महादेवी वर्मा का नाम आता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभाशाली लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने भी हिंदी साहित्य में छायावादी युग में काम किया है। स्तंभों से भी ये माना जा सकता है, ऐसा इनका उल्लेख मिलता है। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में जन्मी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी यामा के लिए, पद्म भूषण 1956 में और साहित्य अकादमी 1979 में, पद्म विभूषण 1988 में सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? आधुनिक युग की मीरा। नीरजा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, यामा, क्षणदा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की गाड़ियाँ, पत्थर की या पथ के शौथिक, मेरा परिवार, संभाषण, संस्मरण आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक माने जाते हैं। और आगे चलें तो हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में पूछा गया। हरिवंश राय बच्चन 27 नवंबर 1909 को प्रतापगढ़ में इनका जन्म होता है। इन्होंने वर्ष 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और वर्ष 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बने। 1955 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्राप्त हो जाती है।
वर्ष 1968 में इन्होंने दो चट्टानें नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियों में मधुशाला है, मधुबाला है, तेरा हार है, मधुयनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण है, दंस द्वार से सोपान तक है, बसेरे से दूर है, मधु कलश है, निमंत्रण, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, सतरंगी है, विकालेश्वर है, आरती और अंगारे हैं। ये सब कुछ खास खास रचनाएं हैं इनकी। और आगे चलें तो केदारनाथ सिंह के बारे में नाम आता है। केदारनाथ सिंह, जिनका जन्म 1934 में 1934 में बलिया जिले में हुआ था। 2013 में 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले केदार सिंह हिंदी भाषा के 10वें लेखक होते हैं। इससे पूर्व इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक दृश्य आपके सामने है, पहले दृश्य को अच्छे से निहार लो, फिर कहा जाए। इसमें कविता साहित्य को जमीन पे बैठ करके रचा जा रहा है। इसकी अन्य कृतियों में कल्पना और छायावाद है, मेरे समय के शब्द हैं, मेरे समय के शब्द हैं, कविता दशक है। समकालीन रूसी कविताएं भी इसमें खूब ज़्यादा देखने को मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात आती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में वाराणसी में हुआ था। इन्होंने आधुनिक भारत के साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, प्रेमलता है, प्रेम माधुरी है। तो ये कुछ खास रचनाएं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म जुलाई 1880 में वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक है। इनका मूल नाम धनपत राय रहा है, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास सेवा सदन है, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन और गोदान है, पंच परमेश्वर है, गुलाबी डंडा है, ईदगाह है, पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, बूढ़ी का काकी है, बूढ़ी काकी। ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और आगे चला जाए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में आता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1883 को चिरगांव झांसी में हुआ था। ये हिंदी खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। 1954 में पद्म पुरस्कार भी इनको मिला है। इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, यशोधरा है, सिद्धराज है। ये सब फेमस रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले में हुआ था। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में पंचपात्र है, तीर्थ रेणु है, कुछ बिखरे पन्ने हैं, तीर्थ सलिल है, शरद दल है, आसुर दल है, झलमलकाता या झलमला अंजलि है, साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, साहित्य शिक्षा, ये सब कुछ खास खास रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। इसके बाद पंडित राम प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम साहेब द्विवेदी रहा है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और जल संसाधन का इतिहास खास नामों में शुमार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के ओझलवाड़ा में हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की साहित्य योजना, मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप इत्यादि इनकी मुख्य रचनाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञों का वर्णन जैसे गोपाल स्वरूप पाठक की आप बात करते हैं तो भारत के चौले, भारत के चतुर्थ उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक का जन्म 26 फरवरी 1896 को बरेली में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। 13 मई 1967 से 31 अगस्त 1969 तक कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। ये 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। आगे चलें, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म है 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में एक स्थान है नूरफूसी गांव में हुआ था।
चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से 20 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह की बात करते हैं। भारत के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म 10 नवंबर 1927 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने एमए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1962 से 67 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 1977 में वो पहली बार बलिया जिले के लोकसभा सांसद भी बने थे। इसके बाद वो लगातार 8 बार बलिया से सांसद रहे। वो 10 नवंबर 1990 से 12 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। रामनरेश यादव जी की बात आती है। उत्तर प्रदेश के जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को आजमगढ़ में हुआ था। ये वर्ष 1977 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 8 दिसंबर 2011 से 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। बीपी सिंह की अगर बात करते हैं, भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को 1931 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म। ये 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बीपी सिंह साहब। ये बाद में भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं। 1989 में भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। इनके बाद नाम आता है कल्याण सिंह का। उत्तर प्रदेश सहित भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में हुआ था। कल्याण सिंह अतरौली और कासगंज से विधायक भी रहे। 2004 में उन्होंने बुलंदशहर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे चला जाए, जनेश्वर मिश्र की बात आती है। जनेश्वर मिश्र का जन्म 5 अगस्त 1933 को बलिया में हुआ था। समाजवादी विचारधारा के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने के कारण इन्हें छोटा लोहिया भी कहा जाता था। किसको? जनेश्वर मिश्र जी को। संसद सदस्य रह चुके जनेश्वर मिश्र मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजरात के मंत्रिमंडल में भी इनका नाम जुड़ा है। किसका? जनेश्वर मिश्र जी का। वर्ष 1967 में आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इससे पहले राजनेता का 22 जनवरी 2010 को निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के साइफाई गांव में कृषक परिवार में हुआ था। इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ये 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, दूसरा है 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और तीसरा है 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य। वर्ष 1996 में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री भी बनते हैं। राम सिंह और अंशुमन यादव द्वारा लिखी गई मुलायम सिंह पॉलिटिकल बायोग्राफी इनकी प्रमाणिक जीवनी होती है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 10 अक्टूबर 2022 को ये दिवंगत हो गए थे। 10 अक्टूबर 2022 मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इसके बाद चलते हैं रामनाथ कोविंद की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के 14वें भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर जिले के डेरापुर तहसील में हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्रमशः कलावती और मैकुल लाल कोरी है। इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। रामनाथ कोविंद को 20 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तत्कालीन समय में वे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। सत्यपाल मलिक की बात करते हैं। वर्तमान 2022 नियुक्ति। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को बागपत में हुआ था। यह अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 1989-91 तक और वर्ष 80 से 89 तक सांसद राज्यसभा रह चुके हैं। वह जम्मू कश्मीर, बिहार और गोवा के राज्यपाल रहे हैं। आगे चलें, राजनाथ सिंह के बारे में पूछ लेते हैं। तो भारत के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को वाराणसी में हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रारंभ के
दौरान वो केवी डिग्री कॉलेज में भौतिक के व्याख्याता के पद पे भी काम किए हैं। वर्ष 1974 में भारतीय जनसंघ के सचिव के रूप में कार्य किया। वर्ष 2000 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। ये 2 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 26 मई 2014 से वर्ष 2019 तक देश के गृह मंत्री थे। वर्तमान 2022 में यह देश के रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद मायावती की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हिंदू जाटो परिवार यानी दलित परिवार में हुआ था। इन्होंने बीए की शिक्षा 1975 में कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से और बीएड 1976 में बीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद और एलएलबी की पढ़ाई 1983 में दिल्ली कॉलेज से किया था। वर्ष 1977 में काशीराम के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। ये सर्वप्रथम 1989 में बिजनौर लोकसभा से सांसद सदस्य निर्वाचित हुई। 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। 1995 से 2012 के बीच इन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। मायावती के बाद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बड़े पुत्र अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जनपद में हुआ था। अखिलेश यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा इटावा के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने राजस्थान के धौलापुर मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया था। मैसूर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सिडनी विश्वविद्यालय में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी की है। वर्ष 2004 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद वर्ष 2009 से 15वीं लोकसभा में सांसद सदस्य रहे। 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश राज्य के 20 मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बने। 2017 तक 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूर्ण किया। 2019 में आजमगढ़ से लोकसभा सांसद सदस्य बने और वर्तमान में इटावा के करहल विधानसभा से विधायक भी हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पैड़ी गढ़वाल अब उत्तराखंड में हुआ था। योगी आदित्यनाथ राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। संन्यास लेने से पूर्व योगी जी का नाम अजय सिंह विष्ट था। यह हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। वर्तमान में इस संगठन को भंग कर दिया गया है। इसकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की रही है। इन्होंने 19 मार्च 2017 को राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और वर्ष 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बने। सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का जन्म 14 अक्टूबर 1960 को कानपुर में हुआ था। ये लगातार 8 बार के विधायक रहे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार की बात कर लेते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खां का नाम आया तो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के भोजपुर जिले में डुमराव गांव में हुआ था, परंतु इनका बचपन वाराणसी में व्यतीत हुआ है। किसका? बिस्मिल्लाह खां साहब का। इनकी शिक्षा दीक्षा और इनका कार्यक्षेत्र भी वाराणसी ही रहा है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन करने का गौरव भी प्राप्त है। वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन 21 अगस्त 2006 को हो गया था और इनके जीवन पे फिल्म निर्देशक गौतम घोष ने संगे मील शिमुलाकस नामक एक वृत्ति चित्र भी बनाया है। नौशाद अली की बात करते हैं। नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में हुआ था। यह हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। नौशाद अली को पहली बार 1940 में प्रेम नगर में संगीत देने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने टेलीविजन धारावाहिक द शेड और टिप्पू सुल्तान अकबर द ग्रेट के लिए संगीत बनाया है। इन्होंने मदर इंडिया, अंदाज, आन, बेजुआवरा, शारदा, मुगल ए आजम, मेरे महबूब जैसे प्रसिद्ध फिल्मों में अपना संगीत दिया है। नौशाद अली की मृत्यु 5 मई 2006 को मुंबई में होती है। पंडित रविशंकर की बात कर लेते हैं। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध सितारवादक और संगीतज्ञ रहे हैं। इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की है। वर्ष 1949 से 56 तक ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक के रूप में कार्य किए। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार ने
पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया है। इनकी मृत्यु अमेरिका में सैन डिएगो अस्पताल में 11 दिसंबर 2012 को हुई है। बाबा सहगल की बात करते हैं। हरजीत सिंह सहगल का जन्म 1964 में लखनऊ में हुआ था। वह एक भारतीय रैपर हैं। इनकी प्रमुख संगीत एल्बम दिलरुबा, अली बाबा, ठंडा ठंडा पानी और बाबा बचाओ ना आदि है। आगे चलें तो अंकित तिवारी के बारे में दिया गया। अंकित तिवारी का जन्म 6 मार्च 1990 को कानपुर में हुआ था। वो एक पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक हैं। गर्ल्स के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले अंकित तिवारी ने टेलीविज़न प्रोग्राम सहित फिल्मों में भी म्यूजिक कंपोस्ट किया है। इनके प्रमुख फिल्मों में 2 दूनी 4, साहब बीबी और गैंगस्टर, आशिकी 2 इत्यादि बताई जाती है। इन्होंने फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। और आगे चलें, कनिका कपूर का नाम आता है। कनिका कपूर का जन्म 23 मार्च 1981 लखनऊ में हुआ था। एक पार्श्व गायिका है। कनिका कपूर का पहला संगीत वीडियो 2012 में रिलीज किया गया था, जो DR जैत्सु द्वारा निर्मित है। उत्तर प्रदेश के और खास व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं, जैसे मिर्जा गालिब का संबंध जो है आगरा से, कुर्तन अल हैदर हैं, इस्तम चगुतई हैं, अहमद जमाल पासा हैं, ज्ञानचंद गुल्ला हैं, रामलाल हैं, कृष्ण तिवारी हैं, नूर हैं, चकवंद या चकवस्त है, शकील बदायूनी हैं, जोश मलिहाबादी हैं, कैफ़ी आज़मी हैं, मजून गोरखपुरी हैं, मजरूर सुल्तानपुरी हैं, वाकिम जैनपुरी हैं, वसीर वद्र हैं। ये सब नाम उत्तर प्रदेश के खास व्यक्तित्व में जुड़े जाते हैं। सिनेमा की अगर बात करते हैं, अमिताभ बच्चन हैं, नरगिस हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, लीला मिश्रा हैं, कमाल अमरोही हैं, कैफी नाज़मी, नीरद अंजान, KL सहगल, अनूप जलोटा, अन्नू कपूर, गौहर कानपुरी, भारत भूषण, रविंद्र जैन, आमिर खान, योगेश राज बब्बर, जावेद अख्तर, रेहाना, शमीर, डेविड धवन, प्रकाश मेहरा, निर्मल पांडे, सुरेंद्र पाल, मोती VA, माया गोविंद, राजपाल यादव, अभिजीत, ये सब नाम प्रमुख सिनेमा व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। RS विष्ट, नित्यानंद महापात्रा, VN आर्या, KV जेन्ना, असद अली, जयकृष्ण अग्रवाल, सनत कुमार चटर्जी, श्रीधर महापात्रा, बालादत्त पांडे, BP कंबोज, आलोक कुमार, हृदय गुप्ता, राधेश्याम अग्रवाल, रेखा कक्कड़, भैरवनाथ शुक्ल, उमेश सक्सेना, विनोद सिंह और सरोज पाल, ये यूपी के प्रमुख चित्रकार में नाम शुमार है। विष्णु नारायण, भातखंडे, हरि प्रसाद चौरसिया, गिरजा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, गोदई महाराज, सितारा देवी, पागलदास, बिरजू महाराज, कांठे महाराज, कुमुदधर, रसूलबाई, राजन साजन मिश्र, गोपी कृष्ण, उदय शंकर, मुमताज़ खां, उर्मिला शर्मा, छन्नू मिश्रा, अलखानंद, सिद्धेश्वरी देवी, रविशंकर किशन महाराज और सबिता देवी, ये प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य से जुड़ी हुई विभूतियाँ हैं। कुछ संगीतकार और नाट्यकर्मी का भी नाम देख लेते हैं। सुरेंद्र कौशिक, सुरेंद्र माथुर, गुलाब बाई, विनोद मुखर्जी, ललित मोहन तिवारी, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सुरेश शास्त्री, मास्टर फिदा हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन, नरसी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मुकेश सान्याल, नादिरा जाहिर बब्बर, नौमी चंद जैन, राधेश्याम दीक्षित, रमेश मेहता, सुरेश शर्मा, शिवचरण लाल, विश्वनाथ स्वामी, स्वामी राम कृपाल, स्वामी श्री राम शर्मा, विजय दीक्षित, वर्षी कौल, डॉक्टर भानुशंकर मेहता, डॉक्टर पुरुष दयाल, हरे कृष्ण अरोड़ा, हीरालाल यादव, कृष्णा मिश्रा और कृष्ण नारायण कक्कर का नाम नाट्यकर्मी के रूप में जुड़ा हुआ है। कह रहा है, एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? प्रयाग झा, बीबी दोषी, प्रदोष दास गुप्ता, तैयब मेहता। विकल्प आपके सामने है। एग ब्राइड की मूर्ति आपसे पूछा गया किसने बनाई है? कलाकार में प्रदोष दास गुप्ता सही जवाब बनेंगे।
बी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली भारतीय कलाकार जिनके कार्यों को वर्ष 1986 ईस्वी में सिडनी ब्रेनाले में प्रदर्शित किया गया था। कंवल कृष्ण का नाम है, जितेंद्र नाथ बनर्जी का नाम है, समीर मंडल और मृणालिनी मुखर्जी का विकल्प आपके सामने दिया गया। 1986 में सिडनी ब्रेनाले में प्रदर्शित किया गया मृणालिनी मुखर्जी के कार्यों को। तो राइट आंसर्स डी विकल्प चुनो मित्रों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पढ़ते हैं। विजय स्तंभ जो 122 फीट लंबा है, इसका वास्तुकार कौन था? जैता है, हामिद लाहौरी है, मंसूर है या फिर लुटियंस है? 122 122 फीट लंबा है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ का वास्तुकार जो है बनाने वाला है जैता। सही जवाब फर्स्ट विकल्प बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पे चल रहा है। आपसे कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन। द रियलिटी ऑफ विजन जो मिक्स्ड मीडिया में है, चित्रित किया गया नंदलाल बोस के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, राजीव लोचन के द्वारा या फिर रमेंद्र नाथ के द्वारा। द रियलिटी ऑफ विजन की बात आ रही है, मिक्स्ड मीडियम में चित्रित किया गया मित्रों, और राजीव लोचन के द्वारा इसका चित्रण किया गया है। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है अपनी स्क्रीन पे। प्यारा प्रश्न कह रहा, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर वैष्णव धर्म? गीत गोविंद और कल्पसूत्र दोनों की दोनों रचनाएं जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाली हैं। तो विकल्पों में सी विकल्प सही जवाब जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? मुकुल चंडे, केजी सुब्रमण्यम, स्टेला कैम्ब्रिज और आर शिव कुमार का नाम दिया गया। शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले टीचर जो बनते हैं मित्रों, इन विकल्पों में स्टेला कैम्ब्रिज सही जवाब है। सही जवाब बी के साथ चुन लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पढ़ेंगे। आपसे पूछा जा रहा है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? गहरा रंग, काला रंग, हल्का रंग या फिर सफेद रंग? पहाड़ी चित्रों में कौन सा कलर यूज किया गया मित्रों? गहरा कलर। सही जवाब फर्स्ट विकल्प है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। कंस्ट्रक्शन 1965 काष्ठीय मूर्ति है मित्रों, और रखी हुई है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। ये कंस्ट्रक्शन का रचनाकार कौन है आपसे पूछा जा रहा है? धनराज भगत है, हिम्मत शाह है, सांखो चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर पूछा जाए तो आप जो सही जवाब लगाएंगे धनराज भगत के साथ लगाएंगे। फर्स्ट विकल्प आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पढ़ते हैं। पीवी जानकी रमन की वह प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट जो कापर माध्यम में है, 1991 में बनाई गई है, कहां रखी हुई है, कहां संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली या फिर आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली? पीवी जानकी रमन की रचना है मित्रों, कापर माध्यम में है। प्राइस्ट के बारे में आपसे पूछा गया, रखा हुआ है ललित कला अकादमी में। सही जवाब बी विकल्प लगा लो। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न है। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, रामलाल थे, रामाधार थे, हसन राज थे या फिर ईश्वरी प्रसाद रहे? कंपनी शैली के फेमस कलाकारों की अगर बात आती है, ईश्वरी प्रसाद का नाम आंसर्स के रूप में चुना जाता है। डी विकल्प हम लोग राइट आंसर चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, अमृता सहगल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या निरंजन राय? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक का नाम बंगाल शैली के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है, अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर सही जवाब बनता है। बी विकल्प राइट आंसर चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया नव बंगाल यानी न्यू बंगाल शैली किसकी देन थी? नव बंगाल या न्यू बंगाल शैली क्या छतीन्द्रनाथ मजूमदार की देन है, असित कुमार हालधार की देन है, नंदलाल बोस की देन है या फिर यामिनी रंजन राय की देन है? सही जवाब की अगर बात आती है नंदलाल बोस सही जवाब बनता है। सी विकल्प अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें 13 नंबर प्रश्न आता है। क्रिकेट सीरीज 2006 किसने चित्रित किया? सतीश चंद्र गुजराल ने, सुबोध गुप्ता ने, भूपेन खक्कर ने, गोगी सरोज पाल ने? क्रिकेट सीरीज की अगर बात आती है, क्रिकेट सीरीज रचना सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब फर्स्ट विकल्प बैठेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे पूछा गया शकुंतला का प्रेम वीक्षण किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालधार का है या फिर राम किंकर वैस का है? शकुंतला का प्रेम वीक्षण की अगर बात आती है, रचना बहुत अच्छी है और रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है, तो विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर चलेंगे। पूछा गया संगीतकारों की मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध है विकास भट्टाचार्य जी, सर्वरी रायचौधरी, एफ.एन. सूजा या राम कुमार? संगीतकारों की मुखाकृति के लिए आपसे पूछा गया मित्रों, रचना में सही जवाब सर्वरी रायचौधरी का बैठेगा। बी विकल्प आप राइट आंसर चुनना।
आगे चलेंगे, 16 नंबर प्रश्न आता है मित्रों। पूछा गया नृत्य करती हुई अप्सरा मूर्ति है किस सदी की है? 11वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी या फिर 15वीं सदी? नृत्य करती हुई नाचती हुई अप्सरा की अगर बात आती है 12वीं सदी की रचना है। सही जवाब आप बी के साथ चुन लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चला जाए, 17 नंबर प्रश्न आता है। पूछ लिया गया मित्रों, बनी ठनी भारतीय कला का एक नमूना है। किशनगढ़ शैली का, जयपुर शैली का, बीकानेर शैली का या फिर अलवर शैली का? बनी ठना, बना ठना या बनी ठनी की अगर बात आती है मित्रों, किशनगढ़ शैली का बढ़िया दृश्य है। वास्तविक नारी का नाम जरीना होता है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छपी थी? 3 संगीतज्ञ है, गुएर्निका है, लिस्ट डेमोलाइसिस, डी एवनिकान है या फिर पाइप पीता हुआ लड़का है? पिकासो की कौन सी रचना जो है भारतीय डाक टिकट पे छपी? तो 3 संगीतज्ञ। ये 2021 में क्वेश्चन सेम छपा था, याद रखिएगा। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये बना था। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। प्रख्यात चित्र है दृक नृत्य कैनवास पे तैलीय माध्यम में किसने निर्मित किया? भावेश चंद्र सान्याल, धर्राज भगत, सांखो चौधरी या फिर जय स्वामीनाथन? दृक नृत्य की अगर बात आती है, रचना जय स्वामीनाथन की है। सही जवाब डी के साथ चुन लो। आगे चलें, 20 नंबर क्वेश्चन आता है। देवी एंटाग्लियो में है, रचनाकार कौन है? ज्योति भट्ट है, अनुपम सूद है, मृणालिनी मुखर्जी या फिर लतिका कट्ट? देवी की अगर बात आती है, रचना बढ़िया है और ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए किसने 32 यानी 32 संख्या में चित्र बनाए? नंदलाल बोस ने, असित कुमार हालधार ने, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने या फिर अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने? चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाने का काम अवनीन्द्र नाथ टैगोर का है। सही जवाब अवनी बाबू लगा लो, डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। 22 नंबर पे चलते हैं। अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी, चौथी शताब्दी ईस्वी या फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी? अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी वाली जो चित्रकारी है किस टाइम की है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प हम राइट आंसर के रूप में चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आ जाएगा। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं? मिर्जापुर में, बाघ में, भीमबेटका में या फिर अजंता में? कहां पे सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं मित्रों? सही जवाब भीमबेटका है। राइट आंसर सुनना बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चित्त कबरे हिरणों की खाल सुखाता हुआ आदिमानव कहां पे चित्रित है? नरसिंहगढ़ की गुफा में है, मिर्जापुर की गुफा में है, भीमबेटका की गुफा में है, फिर अजंता की गुफा में है? चित्त कबरे हिरण की खाल सुखाता हुआ आदिमानव कहां पे मित्रों? सही जवाब नरसिंह की गुफा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर आपसे कह रहा है, प्रकृति चित्रण में विशेष महारत रखते हैं? गोपाल घोष रखते हैं, NS वेंद्रे रखते हैं, नंदलाल बोस रखते हैं, फिर SH रजा रखते हैं? प्रकृति चित्रण में विशेष महारत कौन रखता है? सही जवाब गोपाल घोष। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। सूर्यमुखी के चित्रकार हैं MF हुसैन है, KH आरा है, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम कुमार का नाम दिया गया। सूर्यमुखी का चित्रकार आपसे पूछा गया, सूर्यमुखी का चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब सी के साथ चुन लो, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की चित्र है यात्रा का अंत कहां संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता या फिर कैमोल आर्ट गैलरी मुंबई? यात्रा का अंत आपसे पूछा गया कहां रखा हुआ है? यात्रा के अंत की अगर बात आती है, अवनी बाबू की बढ़िया रचना है ये और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की धरोहर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं। 1901 में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिक पत्रिका है, किसके द्वारा आरंभ किया गया? जय स्वामीनाथन, रामानंद चटर्जी, गुलाम रसूल संतोष और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया। मॉडर्न रिव्यू की बात आती है मित्रों, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी सही जवाब है, बी विकल्प आपका राइट आंसर से। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रसूत्र का संबंध है, चित्रसूत्र कामसूत्र से है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है, जयमंगला से, विनय पिटक का नाम दिया गया। चित्रसूत्र के अगर संबंध की बात आती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण सही जवाब बैठता है। आप राइट आंसर सी के साथ चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। गुप्तकालीन चित्रकला में सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं? अजंता से, शेटनवासल से, कार्ले से या फिर सिगरिया से? गुप्त काल के चित्रकला के सबसे बढ़िया वाले जो नमूने मिल रहे हैं मित्रों, इन विकल्पों में अजंता से मिल रहे हैं, तो सही जवाब अजंता लगा लो, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। आगे चला जाए। 31 नंबर क्वेश्चन आता है। शेतनवासल के चित्र संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर कोई नहीं? शेतनवासल के चित्र का संबंध जो है मित्रों आप भी जान रहे हैं, जैन सिद्धों का निवास स्थल है, तो सही जवाब जैन धर्म जाएगा, बी विकल्प राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है मदुरई में है, कांचीपुरम में है, तंजौर में या फिर बादामी में? बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात आती है, तंजौर में स्थित है, सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर पे चलते हैं। 33 नंबर
आपसे पूछा गया भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई है पाल शासकों के अंतर्गत, प्रतिहार शासकों के अंतर्गत, राजपूत शासकों के अंतर्गत या फिर मुगल शासकों के अंतर्गत। लघु चित्र परंपरा की स्टार्टिंग की पूछ रहा है, बात कहां से स्टार्ट होती है, तो भारत में लघु चित्रकला छोटे चित्र की अगर बात आती है ताड़पत्र पे बनना स्टार्ट होते हैं, पाल शासकों के अंतर्गत आते हैं। पाल वंश जिसका एस्टेब्लिश गोपाल करता है, आप भी जानते हैं पाल वंश के संस्थापक का नाम गोपाल होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल कौन थे? ओपेरा गायक थे, कला इतिहासकार थे, पियानो वादक थे या फिर यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार थे? अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल कौन रहे मित्रों? अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल के बाद आती है कला इतिहासकार के रूप में नाम जुड़ा हुआ है। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर पढ़ते हैं। रूपम पत्रिका के संपादक रहे रामानंद चटर्जी, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आदेंद्र कुमार गांगुली और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। रूपम पत्रिका की बात आती है, रूपम पत्रिका ओशी गांगुली की है, उदयेंद्र कुमार गांगुली से जवाब है बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया केरल के मावेलिक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स स्कूल किसने स्थापित किया था? पीजे चेरियान ने, पी गंगाधर ने, सीबी बालन नायर ने और के माधव मेनन का नाम दिया गया। मालबेक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने एस्टेब्लिश किया मित्रों? तो ऐसा स्कूल पीजी चेरियान के द्वारा स्थापित किया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखा जाए। 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा रवि वर्मा, के जी सुब्रमण्यम, के सी एस पणिक्कर, डीपी राय चौधरी। सभी विकल्पों पे अगर आप गौर फरमाते हैं तो के सी एस पणिक्कर सही जवाब बैठता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा गया मोगाओ गुफा, हजार बुद्ध की गुफा कहां लोकेटेड है? भारत में है, चीन में है, अफगानिस्तान या फिर जापान? मोगाओ गुफा आपसे पूछा गया कहां पे है? चीन। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया जलियांवाला बाग स्मारक को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन कॉफमन पोल के द्वारा, ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड वेकिन के द्वारा, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर के द्वारा या फिर भारतीय वास्तुकार सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा? जलियांवाला बाग स्मारक को डिजाइन करने का काम फॉकमन पोल का है, तो सही जवाब अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन फॉकमन पोल। सही जवाब चुनो, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। और आगे चलें। 40 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्ति शिल्प है? चित्र प्रसाद है, सोमनाथ होर है, रामकिंकर व्यास है, दीपक बनर्जी हैं। सभी विकल्पों पर अगर गौर फरमाया जाए सोमनाथ होर सही जवाब बैठता है, बी इज द राइट आंसर चुन लेना है। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने दिल्ली में अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया? पंचकुला में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, इंदौर मध्य प्रदेश में या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली ने अपना क्षेत्रीय केंद्र जो स्थापित किया है इन विकल्पों में पंचकुला में, उसका हरियाणा में। सही जवाब फर्स्ट विकल्प लगा लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। 42 माउंट सेंटे विक्टाइले सीन फ्रॉम बेबल 1895 कैनवास पे तैलीय रंग की रचना है, किसका चित्र है? मोने का है, गॉर्गिन का है, सेजान का या फिर पिकासो का? माउंट सेंटे विक्टाइले सीन फ्रॉम बेबल, अगर रचना की बात आती है सेजान की रचना है, विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखा जा रहा है। फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलस्टॉय की है, हिंगल की है, हेवल की है या फिर सुजान लैंगर की है? फेबल्स। सही जवाब टॉलस्टॉय लगा लो, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है मित्रों। आपसे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 आपसे कह रहा है अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा या उपासना स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, स्नान स्थल या फिर आमोद प्रमोद का स्थान? अजंता की जो चैत्य गुफाएं रही मित्रों वो पूजा स्थल होती हैं, उपासना स्थल होती हैं। तो आप सही जवाब फर्स्ट विकल्प के साथ चुनेंगे, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर पढ़ते हैं। 45 काशी हिंदू विश्वविद्यालय वीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष कौन रहे? प्रोफेसर दीप्ति प्रकाश मोहंती, एस प्रणाम सिंह, डॉक्टर उत्तमा दीक्षित और डॉक्टर अजय जेटली का नाम आपके सामने दिया गया है। सभी विकल्पों पर अगर गौर फरमाते हैं तो वीएचयू में दृश्य कला संकाय के वर्तमान में जो प्रोफेसर साहब हैं एस प्रणाम सिंह हैं। सही जवाब बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर चुनना है। और आगे चला जाए। 46 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया किसके चित्रों में इकहरी छवि का अभाव है? ए रामाचंद्रन, अर्पिता सिंह, के जी सुब्रमण्यम, पारितोष सेन। किसके चित्रों में इकहरी छवि का प्रभाव देखने को मिलता है? सही जवाब अर्पिता सिंह है, बी विकल्प हम लोग राइट आंसर चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छापाकार संजीव किशोर गौतम, संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंध है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़?
छापाकर संजीव किशोर गौतम की बात आती है। संजीव किशोर गौतम लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़ाव रखते हैं, बी विकल्प आपका सही जवाब जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर आपसे कह रहा है, कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले छात्र थे नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली, छतरनाथ मजूमदार या फिर अच्युत कुमार हलदार। विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो अवनी बाबू के सबसे पहले छात्र इन विकल्पों में सुरेंद्रनाथ गांगुली होंगे। सुरेंद्रनाथ गांगुली सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर 49। तपोनिष्ठ पार्वती किसका चित्र है? 1921 में बनाया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर, अच्युत कुमार हलदार, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे। तपोनिष्ठ पार्वती की बात आती है मित्रों, तपोनिष्ठ पार्वती जो रचना है नंदलाल बोस की है, सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर चुना जाएगा। सही जवाब सी के साथ चुन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 50 की बारी है। आपसे कह रहा है, फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक प्रदर्शित की गई? पेरे हुइथे की, सोफी कैले की, डैनियल बोरेन की या फिर जोराई ग्रोस्तु की? फ्रांस का कौन सा समकालीन कलाकार है जिसकी पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में दर्शाई गई? तो ये नाम जोराई ग्रोस्तु का है। सही जवाब आप डी के साथ चुन ले। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया टुडे अवार्ड्स 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। अतुल टूंडिया, अनुपम सूद, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अंजू टूंडिया? आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर की बात आती है मित्रों, ये अतुल टूंडिया को मिला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 52 नंबर पे चलते हैं। लिथोग्राफी है, ग्लास पेंटिंग है, ग्राफिक कला है, म्यूरल पेंटिंग या फिर कंप्यूटर कला? लिथोग्राफी की अगर बात आती है मित्रों, लिथोग्राफी ग्राफिक कला है। सही जवाब सी के साथ चुना जाए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रामगिरी पर्वत पे बिरही यक्ष शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? शैलेंद्रनाथ डे हैं, छतरनाथ मजूमदार, सुखवीर सिंह सिंगल या फिर बालादत्त पांडे? रामगिरी पर्वत पे बिरही यक्ष का दृश्य आपसे पूछा गया, शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब शैलेंद्रनाथ डे लगाओ। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखा जाए। कैमिलियोथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? रॉबर्ट रोशनबर्ग हैं, जॉर्ज वैक्स्टर हैं, डेविड ओगैल्वी हैं या फिर जेम्स रिंग हैं? कैमोलिथोग्राफी की अगर बात आती है, कैमोलिथोग्राफी के लिए आप जॉर्ज वैक्टर्स का नाम लगा सकते हैं। सही जवाब जॉर्ज वैक्टर्स लगाओ। बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखा जाए। त्रैवार्षिक भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है, इसका प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ? 1971 में, 1964 में, 1968 में या फिर 1970 में? त्रैवार्षिक भारत की बात आती है। त्रैवार्षिक भारत 1968 से स्टार्ट होता है। बी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 56 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है? विकल्पों पर ध्यान दो, उसके बाद बताओ कौन सा सही मिलान है। अजंता गुड़िया संग्रहालय नहीं, सांची स्तूप प्रसिद्ध स्तूप है, बिल्कुल यही सही है। खजुराहो ललित कला महाविद्यालय नहीं, एलोरा प्रसिद्ध चित्र ऐसा नहीं। बी विकल्प आपका राइट आंसर से, बी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखा जाए। कोलोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध है, छापा कला से है, प्लेनोग्राफी से है, ऑफसेट कला से या फिर जिलेटिन से है? कोलोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध है। कोलोग्राफी की अगर बात आती है मित्रों, प्लेनोग्राफी से है। सही जवाब सी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन अपना 58 नंबर आ रहा है। 58 रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? एडोब इलस्ट्रेटर से, एमएस पेंट से, विजुअल बेसिक से या फिर एडोब फोटोशॉप से? रोस्टर इमेज की अगर बात आती है किससे नहीं होता है आपसे पूछा गया, तो एडोब फोटोशॉप से नहीं हो पाता। सही जवाब डी के साथ चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है। रामकिंकर व्यास की प्रसिद्धि किस रूप में है? कला संग्राहक और संरक्षक के रूप में, चित्रकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में या फिर मूर्तिकार के रूप में? रामकिंकर व्यास मूर्तिकार के रूप में ज्यादा फेमस है, तो सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखा जाता है। एचिंग क्या है? वास्तु तकनीकी है, ग्राफिक तकनीकी है, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? एचिंग क्या है? एचिंग की अगर बात आती है ग्राफिक टेक्निक है मित्रों। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। 61 आपसे पूछा गया, वर्ष 1965 में राज्य ललित अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रकारों के कामों की पहले प्रदर्शनी कहां लगाई गई? रविंद्र भवन नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज या फिर लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ? समकालीन चित्रकारों के कामों की पहली प्रदर्शनी आपसे पूछा गया कहां लगी, तो रविंद्र भवन दिल्ली में लगी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आता है। भारतीय कला बाजार की पहली अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2010, 2013, 2001, 2005? क्रिस्टी
सही जवाब 2013 है, सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है। टेलीविजन मीडिया या प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है मित्रों? समय होता है, प्रोडक्शन होता है, जगह होता है या फिर रंग होता है? टेलीविजन मीडिया या प्रचार की जो कीमत होती है मित्रों वो समय के आधार पर होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। 64 आपसे पूछ लिया गया, मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, रोमन काल या फिर यूनान काल? तो मृतकों की पुस्तक या मरे हुए लोगों की पुस्तक इजिप्ट टाइम में लिखी गई यानी मिस्र काल में लिखी गई। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है। 65 पूछा गया, रामकिंकर बैच की याची की 2 विशाल प्रतिमाएं कहां स्थापित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली या फिर रिजर्व बैंक नई दिल्ली? रामकिंकर बैच की यक्ष और याक्षी, यक्ष और याक्षी की बात आती है आरबीआई में है, न्यू दिल्ली। सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाओ, डी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 66 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा गया, अमरावती स्तूप कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? अमरावती स्तूप सही जवाब आंध्र प्रदेश है, डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है। पूछा गया, लेखक, चित्रकार और नर्तक हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, प्रफुल्ल महंती हैं और अमृता सरगल हैं। लेखक, चित्रकार और नर्तक। लेखक, चित्रकार और नर्तक के रूप में प्रफुल्ल महंती का नाम आता है। सही जवाब सी के साथ चुना जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 68 गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? छतेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, असित कुमार हालदार, शैलेंद्रनाथ डे। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु शैलेंद्रनाथ डे के द्वारा बनाया गया दृश्य है। सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आता है। चित्रकार, चित्रकार नामक पुस्तक के राइटर कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, विनोद बिहारी मुखर्जी और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। चित्रकर पुस्तक किसकी है? चित्रकर, चित्रकर, चित्रकर विनोद बिहारी मुखर्जी ने लिखी है पुस्तक चित्रकर। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। ग्लॉस एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ग्लॉस एचिंग के लिए आपसे पूछा जा रहा है ग्लॉस एचिंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, बाज पक्षी का चित्रकार है? बाज पक्षी मंसूर है, अबुल हसन है, मीर सैयद अली है या फिर गोवर्धन है? बाज पक्षी। बाज पक्षी की अगर बात आती है मंसूर की रचना है। सही जवाब उस्ताद मंसूर लगा लो। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 72 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीकी में होता है? लिनोकट में, एचिंग में, लिथोप्रिंट में या फिर एनग्रेविंग में? जस्ते की चादर सही जवाब एचिंग में होता है, तो राइट आंसर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर चल रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है? फोटोग्राफी से, ब्लॉक मेकिंग से, टाइप प्रिंटिंग से या फिर ग्राफिटी से? डागरेटाइप पद्धति, डागरेटाइप की अगर बात आए तो फोटोग्राफी आप सही जवाब बना लो। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन लो। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई? गेरुआ रंग, नीला रंग, काला रंग या फिर खड़िया रंग? अजंता भित्ति चित्र की जो सीमा रेखा है मित्रों गेरुआ रंग से दर्शाई गई है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है। 75 निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? एडवर्ड मोने, एडगोर डेंगा, टी लोत्रेक, पियरे आंगस्ट रेनवा? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन जाना जाता है मित्रों? टी लोत्रेक का नाम बहुत फेमस है, तो सही जवाब वी के साथ चुन लिया जाए। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आता है। 76 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था? रेम्ब्रांट है, वैन गॉग है, पिकासो और क्लॉद ऑस्कर मोने का नाम आपके सामने दिया गया। यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृति मेंटेन करता था रेम्ब्रांट है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लिया जाए। अगला क्वेश्चन 77 नंबर देखा जाए। कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए। भरत मुनि है, वात्स्यायन है, यशोधर पंडित और अवनींद्रनाथ का नाम दिया गया। कामसूत्र के टीका का जो टीकाकार है उसका नाम यशोधर पंडित है और टीका का नाम आप भी जानते हैं। कामसूत्र का टीका तैयार होता है यशोधर पंडित के द्वारा जय मंगला नाम से। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है। 78 चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वास्तु में प्राप्त हुई है या किस वस्तु पे प्राप्त हुई है? मृदभांड पे, समाधि पे, सिक्का पे या फिर वस्त्र पे? चित्रकला से संबंधित जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तथ्य मिले हैं वो मृदभांडों पर मिले हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 79 नंबर देखा जाए। गैंडे के आखेट का प्रसिद्ध चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिलता है? लखनदियारी से, हरणी-हरण से, विडंब से या फिर मांडादेव से? गैंडे के आखेट का जो दृश्य मिला है मित्रों हरणी-हरण से मिला है, तो सही जवाब हरणी-हरण लगाओ। सी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। A4 कागज का वास्तविक माप आपसे पूछा गया 210 × 297 मिमी,
297 गुणे 420 मिमी, 210 गुणे 287 मिमी या फिर 228 गुणे 287 मिमी। A4 साइज जो आपको यहां से नोट्स प्रोवाइड कराया गया था या जो आप जनरली यूज करते होंगे इस टाइम पेपर, लगभग उसका साइज वही A4 ही रहता है। 210 गुणे 297 मिमी सही जवाब है, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है। ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है, विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यावसायिक कला का या फिर प्लास्टिक कला का। ग्राफिक डिजाइन प्लास्टिक कला का भाग नहीं है, तो सही जवाब डी के साथ चुन लिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग 82 नंबर पढ़ते हैं। 82 वीएस वाकाड़कर ने किस स्थान के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का काम किया? भीमबेटका, आदमगढ़, सिंघनपुर, मिर्जापुर। वीएस वाकाड़कर, विष्णु श्रीधर वाकाड़कर प्रोफेसर साहब 1958 में भीमबेटका को खोजने का काम किए, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आता है। अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित था? दक्कनी, बीकानेर, मुगल या फिर मालवा। अली रजा की बात आती है, सही जवाब बीकानेर है, सी विकल्प राइट आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बूंदी शैली की एक विशेषता है ओजपूर्ण नारियां, बौने वृक्ष, रंग बिरंगे मेघ या फिर दरबारी भव्यता। बूंदी शैली की विशेषता क्या है मित्रों? विकल्पों पर आप गौर फरमाएंगे तो ओजपूर्ण नारियों का अंकन सही जवाब है, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तैल रंगों की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक थे? ललित मोहन सेन थे, वीरेश्वर सेन थे, रणवीर सिंह बिष्ट हैं या फिर वी एन आर्य हैं। तैलीय रंगों की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक के रूप में जो नाम आता है ललित मोहन सेन का आता है, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बसंत नृत्य किसका चित्र है? आशित कुमार हालदार, सुधीर रंजन खासगी, डीपी राय चौधरी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। बसंत नृत्य की बात आती है, वसंत नृत्य रचना जो है सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब जो बैठेगा वो बी विकल्प के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो 87 नंबर आता है। राजस्थान के वास तकनीकी का पहला चित्रकार देवकी नंदन शर्मा है, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, कृपाल सिंह शेखावत हैं या फिर भूरी सिंह शेखावत हैं। राजस्थान की वास तकनीकी का जो पहला चित्रकार बताया जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय बताया जाता है मित्रों, तो राइट आंसर अपना बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर चुन लेना है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है। 88 नंबर, निरोध मजुमदार पे किस कलावाद का प्रभाव पड़ा था? नौ प्रभाववाद, नौ तांत्रिक कलावाद, नौ बंगाल शैली या फिर लोक कला शैली। निरोध मजुमदार पे कौन से कलावाद हावी हुआ? तो नौ तांत्रिक कला शैली हावी हुई, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाला कलाकार कौन रहा? जी आर संतोष, नीरज मजुमदार, केशेश पणिक्कर, प्रभाकर वार्बे। तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाला काम नीरज मजुमदार का रहा है, तो विकल्पों में बी विकल्प आप सही जवाब चुने, बी इज द राइट आंसर बनावे। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे? मुकुल चंडे, अमृता सरगल, नीरज मजुमदार और एस एस रजा का नाम दिया गया। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार नीरज मजुमदार रहे हैं, तो विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुना जाए। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आता है। पूछा गया किस चित्रकार ने स्वयं को हाथ में बंदूक और ब्रश लिए हुए डॉन क्विक्सैट के रूप में चित्रित किया? नीरज मजुमदार, विमान सुंदरम, भूपेन कक्कर और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया। बंदूक और ब्रश लिए हुए दर्शाया है, ऐसा नीरज मजुमदार ने दर्शाया है अपने आप को, सही जवाब फर्स्ट के साथ चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आता है। 92 नंबर आपसे कह रहा है मुंबई निवासी उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण रचना के लिए जाना जाता है? समीर मंडल, अकबर पद्मसी, अब्दुल रहमान अप्पा भाई या फिर अनादि अधिकारी। मुंबई का ऐसा कलाकार कौन है? समीर मंडल है, सही जवाब समीर मंडल लगाओ, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन लो। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन अपना आता है 93 नंबर। बद्रीनाथ आर्या के चित्रों का शीर्षक क्या है? गंगा अवतरण है, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला है, वृक्ष प्रेमी या फिर सुजाता। बी एन आर्या के चित्रों का शीर्षक आप भी जानते हैं गंगा अवतरण है, तो विकल्पों में फर्स्ट विकल्प सही जवाब जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आता है। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार कौन है? नीलिमा शेख है, कृष्णा रेड्डी, नसरीन मोहम्मदी या फिर अनुपम शुद्ध है। इन विकल्पों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो नसरीन मोहम्मदी सही जवाब बैठेगा, बी विकल्प आपको राइट आंसर के रूप में चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर पे चला जाए। बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्ति घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद या फिर अवधेश मिश्रा। बिजूका चित्र श्रृंखला सही जवाब अवधेश मिश्रा है, डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर पे चला जाए। 96 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जर्नल कला दीर्घा के संपादक हैं अवधेश मिश्र, ज्योतिष जोशी, राकेश गोस्वामी या फिर प्रयाग शुक्ल। कला दीर्घा अवधेश मिश्र की है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आता है। वास चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं श्याम शर्मा है, जय झरोटिया है, प्रणाम सिंह है, राजेंद्र प्रसाद हैं। वास चित्र शैली का फेमस कलाकार राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर।
डी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर पे चल रहे हैं। 98 नंबर प्रश्न आपसे करा, संगीत का जन्म, बर्थ ऑफ म्यूजिक किसका है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल रहमान चौगतई, असित कुमार हालधार और शैलेंद्र नाथ डे का नाम दिया गया। संगीत का जन्म आपसे पूछा गया। संगीत के जन्म की अगर बात आए तो AR चौगतई यानी अब्दुल रहमान चौगतई सही जवाब, बी इज द राइट आंसर चुनना है। 99 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपसे कह रहा मत्स्य आखेट यानी बुडकट में है, मत्स्य आखेट का दृश्य पूछा गया किसका है? असित कुमार हालदार, हरेंद्र दास, जयकृष्ण अग्रवाल और छतीनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। मत्स्य आखेट फेमस दृश्य है और हरेंद्र दास के द्वारा बनाया गया है, तो बी विकल्पों पे आप राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है, सोमनाथ होर, अंबालाल, शिबू नटेशन या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर। एक फेमस ग्राफिक कलाकार जो है वो सोमनाथ होर है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुना जाए। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। आपसे पूछा गया वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? छापा के लिए, वास के लिए, मूर्ति के लिए या फिर दृश्य चित्र के लिए? वीरेश्वर सेन सही जवाब, दृश्य चित्र लगाओ, डी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। पूछा गया चर्चित पुस्तक भारतीय आधुनिक और समकालीन कलाकार खंड 1 खंड 2 के लेखक अवधेश मिश्र, पंकज तिवारी, राकेश गोस्वामी या फिर अवधेश अमन। सही जवाब आप राकेश गोस्वामी लगाओ, बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए तो 103 नंबर क्वेश्चन आता है। ऊटी और कोडाइकनाल के शायरा चित्र किसने बनाया? के वेंकटप्पा, रामकुमार, रामगंकर बैज और एन एस वेंद्रे का नाम आपके सामने है। ऊटी की रचना या फिर कोडाइकनाल की बात है, ये शायरा चित्र है, फेमस चित्र है, के वेंकटप्पा का है, कर्नाटका का मंसूर। सही जवाब लगाओ, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आता है। आपसे पूछा गया मैसूर हाल के 108 फीट चौड़े अंबा बिलास हाल के लिए किसने मूर्तिशिल्प व उत्खनन का चित्र बनाया? डीपी राय चौधरी, असित कुमार हालदार, के वेंकटप्पा, रामकिंकर बैस। सभी विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो सही जवाब के वेंकटप्पा बैठता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 आपसे कह रहा है सूर्यास्त जल रंग की रचना है, अंतिम कृति मानी जाती है अवनींद्रनाथ टैगोर की, अच्युत कुमार हालदार की, नंदलाल बोस की या फिर के वेंकटप्पा की? सूर्यास्त किसकी अंतिम रचना है? के वेंकटप्पा की है, सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया देवी प्रसाद राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय में पूरी हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता महाविद्यालय या फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक? सही जवाब की अगर बारी आती है मित्रों, सही जवाब कलकत्ता महाविद्यालय बैठता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन से 107 नंबर आता है। 107 वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक था प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, दमयंती, श्रृंगार या फिर स्नान के बाद? वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का जो शीर्षक रहा है मित्रों, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुकमान अली चित्र श्रृंखला 1984 जो जल रंग में है किसका है? जतिन दास का है, अर्पिता सिंह का है, मन्नू पारेख या फिर जय झरोटिया? सही जवाब लुकमान अली चित्र श्रृंखला जय झरोटिया की है, सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 109 नंबर पर चलते हैं। आपसे पूछा गया मेघदूत वास विधा में है किससे संबंधित है? नंदलाल बोस, रामकिंकर बैस, सुधीर रंजन खासगीर या फिर हरिहर लाल मेड़? मेघदूत की अगर बात है हरिहर लाल मेड़, सही जवाब बनाओ, डी इज द राइट आंसर चुन लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 110 आता है। 110 नंबर लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार थे छतीनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़, सलोज मुखर्जी। लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार के रूप में हरिहर लाल मेड़ का नाम आता है, शी विकल्प हम सही जवाब के रूप में चुनेंगे। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आता है। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, ताम्रमोहर, भित्तीय चित्र या फिर टेराकोटा शिल्प? बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में जो मिलती है टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है, सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 आता है। 12 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? FN सूजा, SS राजा, MF हुसैन, रामकुमार? लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो सही जवाब सैयद हैदर रजा है, बी विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 113 नंबर पर आ जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? हेस्लर, टर्नर, रूबेंस या फिर जॉर्जियन? अवनी बाबू के चित्रों की तुलना जो है हेस्लर से की जाती है, तो फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 114 नंबर पर चला जाए। 114 कह रहा है विश्व में पक्षी चित्रकार वर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्धि पाई के वेंकटप्पा, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, भूरी सिंह शेखावत या फिर परमानंद चुएल? पक्षी चित्रकार के रूप में सही जवाब देवकीनंदन शर्मा है, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 115 नंबर आता है। वनस्थली विद्यापीठ में अराइस टेक्निक का श्रीगणेश करने वाला कलाकार था? देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, शैलेंद्र नाडे या ग्यारसीलाल? वनस्थली विद्यापीठ अराइस टेक्निक का श्रीगणेश करने वाला कलाकार इनमें से कौन सा है? सही जवाब प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा है, फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है। पूछ लिया गया आपसे कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले कलाकार थे? रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, ललित मोहन सेन या फिर VN आर्या? लखनऊ का चितेरा
लखनऊ का चित्रा कहा जाने वाले कलाकार मदन लाल नागर। सही जवाब सी इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन से 117 नंबर पे चला जाए। सताया शहर जो 1966 का है तैलीय चित्र है, किसने बनाया है? राम कुमार ने बनाया, रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया, मदन लाल नागर ने बनाया, फिर अवधेश मिश्रा का है सताया शहर। अगर सताया शहर रचना की बात आती है, मदन लाल नागर की बढ़िया रचनाओं में शुमार है, तो बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन लिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग 118 नंबर पे चलते हैं। बानयान गेट 1991 जोधपुर सैंडस्टोन से बना हुआ है। शिल्पकार कौन है? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर व्यास, हिम्मत शाह, नागजी पटेल। बानयान गेट की अगर बात आती है मित्रों, रचना नागजी पटेल की है। सही जवाब डी के साथ चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर पे चलते हैं। नेपाल प्रोसेशंस के चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर व्यास, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र डे। अगर सही जवाब की बारी आती है मित्रों, आप सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। 120 नंबर पे चला जाए। 120 आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। नागजी पटेल का पशु काला संगमरमर मूर्तिशिल्प कहां संग्रहित है मित्रों? आपसे पूछा गया नागजी पटेल का पशु। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या फिर कला भवन शांति निकेतन। नागजी पटेल का पशु रचना है। पशु रचना जो मूर्तिशिल्प है मित्रों कहां पे रखा हुआ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 121। द नाइट ऑफ द मर्चेंट कागज पर टेम्परा माध्यम में चित्र है। क्या भूपेन खक्कर ने बनाया, गणेश पाइन ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया, फिर एम एफ हुसैन ने बनाया? द नाइट ऑफ द मर्चेंट, द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसने बनाया? सही जवाब गणेश पाइन का है। सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम 122 नंबर पढ़ रहे हैं। 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है वात्स्यायन कृति कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64 है, 66 है, 65 या फिर 67? वात्स्यायन के कामसूत्र में जो कलाओं की संख्या बताई गई है वो 64 बताई गई, 64 बताई गई। 64 कलाओं का उल्लेख है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आता है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के चित्रकार कौन है? केजी सुब्रमण्यम, के हब्बार, शंको चौधरी, धनराज भगत। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक सही जवाब के हब्बार लगा लो। बी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। 124 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 124 हाशिया बनाकर के चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, जैव शैली, फारसी शैली, इनमें से कोई नहीं। हाशिया बनाकर के चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है मित्रों? तो फारसी शैली से जवाब बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर चुनना है। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मैजिक भित्तीय चित्र, सिरेमिक भित्तीय चित्र, टेराकोटा या फिर फ्रेस्को भित्तीय चित्र? बाइजेंटाइन कला की जो विशेषता होती है मित्रों मोज़ैक भित्तीय चित्र है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुना जाएगा। इज द राइट आंसर बनेगा। अब आती है बारी बताने की कि आपने इन 125 प्रश्नों में कितना गोला सही सही भरा है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। कमेंट बॉक्स में तो आप दूसरों का कमेंट देख करके भी बता सकते हैं कि फलाने ये दिया है तो हम भी यही लगा रहे थे, लेकिन ये परीक्षा हाल में ऐसा नहीं है। परीक्षा हाल में आप स्वतः आंसर्स देंगे। आपके सामने केवल OMR शीट होगा और बुकलेट होगा, तो वहाँ ईमानदारी दिखानी होगी। इसलिए यहाँ अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो दोबारा देखना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इन्हें देखना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ईमानदारी से अपनी तैयारी को मुख्यधारा के साथ जोड़िए। निश्चित रूप से आप सब अपना सपना साकार करेंगे और अपना एक पद सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। मिलते हैं।